दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। चलिए, पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का टॉपिक भारत का संविधान के इतिहास लाया हूँ। ठीक है, इसके तहत जितने भी एक्ट्स वगैरह हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आपके सामने लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार कब सौंपा गया? ठीक है, तो ये कब सौंपा गया था? 1765। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1765। तो ये ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था? तो इसका परिणाम है बक्सर का युद्ध। हम जानते हैं कि अंग्रेज का जो है इंडिया में शासन जो है मुख्य रूप से दो युद्ध जीतने के बाद हो गया था। एक प्लासी का युद्ध, एक आपका प्लासी का युद्ध हो गया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, और एक बक्सर का युद्ध। ठीक, मुख्य रूप से बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध की अगर बात करते हैं कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक, और किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मंडो और इधर हमारे इंडियन साइड से अवध का नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है, शाह आलमगीर, मुगल शासक शाह आलमगीर द्वितीय और मीर कासिम थे। ठीक है, मीर कासिम थे, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और इधर हम भारत की ओर से जो युद्ध लड़ रहे थे वो हार जाते हैं और यहीं से अंग्रेज का वर्चस्व स्थापित हो जाता है इंडिया पे। ठीक है, और इसी युद्ध का परिणाम निकल के आता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी किसे मिल जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो देखते हैं, इस युद्ध का परिणाम हुआ था इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की कितनी संधि हुई थी? दो संधि हुई थी। ठीक है, एक हुआ था 12 अगस्त को और दूसरा हुआ था 16 अगस्त को। ठीक है, 12 अगस्त 16 अगस्त कब हुआ था? 1765 में। ठीक है, 1765 में युद्ध हुआ था, 1764 में 22 अक्टूबर को, और संधि कब हुई थी? तो 1765 में। बक्सर युद्ध का परिणाम था इलाहाबाद की संधि, जो कि दो हुआ था, 12 अगस्त और 16 अगस्त। पहला संधि जो हुआ था वो अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। तो पहला संधि में हमने तीन चीज याद रखना है। ठीक, पहला तीन चीज क्या है? तो पहला चीज ये है जो आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया गया था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। ठीक है, किसके द्वारा? शाह आलमगीर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। बीबीओ मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। तो पहला चीज तो आपका क्वेश्चन है। दूसरा आपका कि शाह आलम द्वितीय को 26 लाख का पेंशन। ठीक है, 26 लाख का पेंशन। और तीसरा आपका शाह आलम द्वितीय को करा और इलाहाबाद का क्षेत्र मिला था। किस अंग्रेज ने दिलवाया था? किससे? तो अवध के नवाब से लेकर करा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को। तो तीन चीज आपको याद रखना है। क्या तीन चीज आपको याद रखना है? तीन चीज आपको याद रखना है, 26 लाख। ठीक है, उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी और करा और इलाहाबाद का क्षेत्र। ठीक है, ये प्रथम संधि में। वही द्वितीय संधि की बात करें, 16 अगस्त को जो हुआ था, ये आपका हुआ था अंग्रेज और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच में, जिसमें नवाब को हरजाना के रूप में 50 लाख रुपया लिया गया था। नवाब से 50 लाख रुपया लिया गया था वही। और ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध में मुक्त व्यापार करने का, ठीक है, मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया नवाब के द्वारा। और करा और इलाहाबाद के अलावे अवध पर नवाब का ही शासन होगा, ऐसा इस संधि में कहा गया था। ठीक है, करा और इलाहाबाद क्यों? क्योंकि ये तो शाह आलम द्वितीय को दिया गया था। तो ये था इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। बक्सर युद्ध का परिणाम था, और बक्सर युद्ध का परिणाम था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई थी। ठीक है, तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी, ठीक है, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था जब इंडिया में शासन हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, पूरी तरह से अपना वर्चस्व स्थापित कर लिए थे। तो इस वर्चस्व को मतलब बनाए रखने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा एक्ट बनाना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। ठीक है, रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, और कंपनी इंडिया को रेगुलेट कर रही थी, तो उसके लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, जिसके तहत कंपनी को पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करने की मान्यता मिली थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, और क्वेश्चन जो आपका था, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी अब देगी जितनी भी जानकारी होगी। पहले नहीं देती थी, लेकिन अब देगी। कितना राजस्व आ रहा है, कितने नागरिक है और कितना सैन्य मामला जो भी हो, सबकी जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। तो ये हो गया कंपनी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिला, वही इसी एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो एक्ट था, इसके तहत बंगाल का गवर्नर जो है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, ठीक है, बंबई और मद्रास के गवर्नर को, ठीक है, उसको इनके अधीन कर दिया गया। अब जब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो हम इसकी, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, फर्स्ट जो था, ठीक है, वारेन हास्टिंग्स था, हास्टिंग्स। या ये भी पूछ सकता है कि अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था? अंतिम बोलेगा, अंतिम बंगाल का गवर्नर, ठीक है, और फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल और अंतिम बंगाल का गवर्नर, तो दोनों हो जाएगा आपका वारेन हास्टिंग्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था 1774 में। कब हुआ था? 1774 में हुआ था। और इसके जो सीजीआई थे, मतलब चीफ जस्टिस थे, एलिजा इम्फे थे, और साथ में सहायक न्यायाधीश अगर बात करें, ठीक है, चैम्बर्स थे, लिमिस्टर थे और हाइट थे। ओके, तो एलिजा इम्फे याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना एक्ट के 1773 एक्ट के तहत 74 में हुआ था। और हाँ, एक पॉइंट और इसमें याद करना है कि बिना इस एक्ट के तहत बिना लाइसेंस निजी व्यापार करना प्रतिबंध कर दिया गया था। जब तक आप लाइसेंस नहीं लीजिएगा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से आप व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, वही भारतीय उपहार, मतलब भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेना भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारतीयों से कोई भी उपहार और रिश्वत नहीं ले सकता है, ऐसा इसी एक्ट में। तो जब भी आपको बोलेगा बिना लाइसेंस निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया या फिर भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया, तो कौन सा एक्ट? 1773 का एक्ट। अब देखिए, इस एक्ट को जो है प्रयास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस एक्ट को बोलेगा प्रयास या भूल की संज्ञा दिया गया। क्या दिया गया? प्रयास और भूल की संज्ञा दिया गया। प्रयास और भूल की संज्ञा दिया गया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और जो भी गवर्नर परिषद जो बनाया गया था, गवर्नर बॉडी जो बनाया गया था गवर्नर जनरल का, ठीक, उसकी शक्ति का सीमांकन नहीं किया गया कि शक्ति कहाँ तक होगा, मतलब किस लिमिट तक वो काम कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बना दिया गया। तो इसलिए इसको प्रयास या भूल की संज्ञा दिया गया। किस एक्ट को प्रयास या भूल की संज्ञा दिया गया? ऐसा अगर पूछे तो 1773। ठीक है, यहाँ से कितने क्वेश्चन बने? ठीक है, कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता दिया गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ और इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे थे। बिना लाइसेंस निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया। भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, प्रयास या भूल की संख्या क्यों दिया गया था? किसको दिया गया था? 1773 एक्ट को दिया गया था। तो इतना सारा क्वेश्चन बना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया?
मतलब कंपनी ने जिस क्षेत्र को अधीन किया था, अपने अंदर किया था, उसे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ठीक, पहले तो कंपनी के अंतर्गत था ना, तो ऑफिशियली पहली बार ब्रिटिश सरकार ने बोला ये ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है। ऐसा किस एक्ट के तहत कहा गया? ठीक है, तो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। इस एक्ट के समय अगर बात करें तो पीएम था विलियम पिट, और इन्होंने ही इस एक्ट को बनाया था, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। ठीक है, विलियम पिट्स के द्वारा बनाया गया था 1784 में, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। ये वही विलियम पिट हैं जिन्होंने क्लाइव को स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक बोला था। क्लाइव को किसने बोला था? स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक। तो क्लाइव को बोला गया था विलियम पिट के द्वारा। ठीक है, और इस अधिनियम में बीओडी और बीओसी की शुरुआत होती है। बीओडी बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बीओसी बोले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बीओडी बीओसी की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, और ये खत्म होता है 1858 एक्ट के तहत खत्म होता है बीओडी बीओसी। मतलब एक तरह से बोलिएगा बीओडी बीओसी मतलब द्वैत शासन का, भारत में द्वैत शासन का स्टार्ट जो है कंपनी द्वारा कब किया गया था? तो 1784 में बीओडी बीओसी जब शुरू हो गया तो डेट मीन्स द्वैत शासन स्टार्ट हो गया। और द्वैत शासन जो है आपका 1784 से तब तक चला 1858 तक। एक द्वैत शासन अलग है इतिहास में जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो पॉलिटिक हो गया। इतिहास में द्वैत शासन जो पढ़ते हैं हम लोग 1765 से क्लाइव के द्वारा चलाया गया था। क्लाइव के द्वारा 1765 से 1772। ठीक है, ये द्वैत शासन क्लाइव के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, जिसमें क्लाइव चलाया था और वाराणसी ने इसको खत्म किया था। ठीक, तो ये हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? तो कमांडर इन चीफ के पद का प्रावधान 1786 के अधिनियम द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इन्होंने मांग रखी कि मैं गवर्नर जनरल तभी बनूंगा। ठीक है, जब मेरी दो शर्तें मांगी जाए कि एक मुझे कमांडर इन चीफ का पोस्ट दिया जाए और साथ ही वीटो पावर दिया जाए। मतलब वो जो गवर्नर परिषद जो था उसमें मुझे किसी भी चीज़ को मना करने की शक्ति दिया जाए। अगर कोई मान लीजिए कोई पास हो अगर मैं बोलूँ नहीं होगा, ठीक है, तो ये पावर दिया, उसी को वीटो पावर कहा गया। ठीक है, तो वीटो पावर और कमांडर चीफ, ठीक है, कमांडर चीफ का पद गवर्नर जनरल को कब से देना स्टार्ट हुआ? तो ये 1786 के अधिनियम। और इन्होंने किसने स्टार्ट करवाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। और कहा जाए तो फर्स्ट कमांडर चीफ कौन थे? फर्स्ट कमांडर चीफ लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, फर्स्ट सेनापति। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? अब देखिए क्या बोल रहा है, भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। ठीक है, पूर्ण नहीं बोल रहा है, पूर्णतः अगर बोलता तो 1833 होता, लेकिन यहाँ सिर्फ एकाधिकार बोल रहा है। मतलब अब एकाधिकार नहीं रहा, दूसरी कंपनी भी आ सकती है व्यापार करने के लिए। तो आपका 1813 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताता हूं मैं क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी से। किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकार, ठीक है, को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया? तो ये था आपका 1813 अधिनियम। 1800 व्यक्तियों पर भी कर लगाना कब से स्टार्ट हो गया था? किस एक्ट के तहत? 1813 के एक्ट के तहत हो गया था। ठीक है, 1813 एक्ट के तहत हो गया था। अब देखते हैं हम 1813 एक्ट में क्या क्या है। शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया गया था इसी एक्ट के तहत। मिशनरी ईसाइयों का भारत में प्रवेश हुआ था इसी एक्ट के तहत। ये सब जो भी है आपका, ठीक है, ये आपका कौन सा है? 1813 एक्ट। ठीक है, क्या क्या? शिक्षा पर 1 लाख, ईसाइयों का भारत में प्रवेश या मिशनरी का भारत में प्रवेश, और व्यक्तियों पर कर, भारतीय स्थानीय सरकार, ये तो बता दिया हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, व्यक्तियों पर कर लगाया गया स्थानीय सरकार के द्वारा। ठीक, तो ये 1813 एक्ट के तहत। ठीक, अब आगे चलते हैं। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था को प्रावधान सर्वप्रथम द्वारा किया गया? भारत के गवर्नर जनरल, पहले क्या था? बंगाल के गवर्नर जनरल था। तो यहाँ से आपका हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, जी मतलब गवर्नर जनरल, उसको अब क्या कहने लगे लोग? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे। तो वही बोल रहा है किस एक्ट के तहत ऐसा हुआ था? ठीक, तो ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत, 1833 के तहत हुआ था। अब हम देखेंगे 1833 के तहत हुआ था, तो अब देखेंगे हम एक्ट 1833 इसके तहत और क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम देख लें, कंपनी में नियुक्ति हेतु भेदभाव करना, ठीक है, ये बंद कर दिया गया था इसी एक्ट के तहत। धारा 87 के तहत कंपनी में नियुक्त जो भी नियुक्त होते हैं, मतलब भारतीय लोगों को नियुक्ति तो स्टार्ट हो गया था, उसके तहत मतलब भारत में अब भारतीय लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा ऐसा। ठीक है, और दास्ता, इसी एक्ट के तहत दास्ता 1843 में लॉर्ड एलन बरो के टाइम में धारा 5 के तहत खत्म कर दिया गया। संपूर्ण देश का एक ही बजट, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, संपूर्ण देश का एक ही बजट। ठीक, ये 1833 एक्ट के तहत। प्रथम विधि आयोग 1834 में स्थापित हुआ था। इसी अधिनियम को हम सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से जानते हैं, सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से जानते हैं। जितना सारा क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये अंतिम बोलेगा बंगाल का गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग, और फर्स्ट बोलेगा, ठीक है, तो भी विलियम बेंटिंग हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम कौन था? तो विलियम बेंटिंग, और पहला कौन था भारत का गवर्नर जनरल? तो विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1833 का एक्ट खत्म। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? मतलब भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, मतलब ये कहा जा रहा है कि वो जो भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो एक परिषद बनाए थे, उनका एक कमेटी रहता था। तो उसमें अब क्या हुआ था कि स्थानीय प्रतिनिधित्व मतलब भारतीय लोगों को भी लेना स्टार्ट कर दिया गया था, ऐसा बोला जा रहा है। स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1853 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1853 के अधिनियम द्वारा, जिसमें गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद, जिसको भारतीय विधान परिषद का नाम दिया गया, भारतीय विधान परिषद का नाम दिया गया, और इसी एक्ट के तहत खुली प्रतियोगी परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया गया। तो 1853 अधिनियम के तहत आपको भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ कर दिया गया, मतलब स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व देना स्टार्ट कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1853 एक्ट के तहत। और यहीं से विधान परिषद को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल का जो विधान परिषद था उसको भारतीय विधान परिषद कहा जाने लगा, भारतीय विधान परिषद। और इसी के तहत खुली प्रतियोगिता परीक्षा पहले नामजद करके होती थी, बट अब खुली प्रतियोगी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। आगे चलते हैं। निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? ठीक है, मतलब वही हुआ। ये इसका इफेक्ट 1857 की क्रांति भी है, जिसके कारण से ऐसा हुआ था। मेन इफेक्ट यही है जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता
अपने पास हस्तांतरित कर लेते। तो इसका हो जाएगा 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। जिसके तहत क्या हुआ कि बीओटी बीओसी समाप्त हो गया। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, मतलब द्वैत शासन यहाँ से समाप्त हो गया। डायरेक्ट कौन किसके देखरेख में होता था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के देखरेख में होता था। जिसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने मंत्रिमंडल से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद निकाला, पद का सृजन किया, जिसको हिंदी में भारत सचिव बोलते हैं, ठीक है। और इस भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया। किसका गठन किया? भारत परिषद का। कितने सदस्य था? 15 सदस्य भारत परिषद का गठन किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद का सृजन हुआ, ठीक है। भारत सचिव का पद सृजित किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1858 के तहत हुआ था। 1858 के तहत हुआ था। 1858 एक्ट के तहत हुआ था भारत सचिव, ठीक है। और इसकी सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया गया, जो कि 15 सदस्यीय था। मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया 1858 के तहत। ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तुरंत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले भी आए होंगे, जैसे ये तो देखिए उत्तराखंड पीसीएस में पूछा था, तो मैंने वैसे वैसे क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक। आगे चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत की गई, ठीक है, शुरुआत की गई। ओके, तो ये जो किया गया था आपका 1861 के द्वारा, 1861 का एक्ट के तहत कोई भी कानून प्रक्रिया बनेगा तो उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी शामिल किया गया, कि जिसके लिए हम कानून बनाते हैं उसको भी शामिल करना जरूरी है। ऐसा किस एक्ट में बताया गया? 1861 में। और भारतीयों का परिषद में गैर सरकारी रूप में नामांकित किया गया। मतलब गैर सरकारी मतलब ये सिर्फ भाग ले सकते हैं, ठीक है। भारतीयों को गवर्नर जनरल का परिषद जो होता था, विधान परिषद, ठीक है, उसमें गैर सरकारी रूप में मनोनयन किया गया उसको, ठीक है। जिसमें सबसे पहले वायसराय कैनिंग द्वारा 3 लोगों को किया गया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और दिनकर राव को। तो विधान परिषद में लोगों का एंट्री कब स्टार्ट हो गया था भारतीय लोगों का? तो 1861 एक्ट के तहत, जिसमें पहले 3 लोग थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और दिनकर राव। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अध्यादेश लगाने का अधिकार, अध्यादेश लगाने का अधिकार भी इसी में आपातकाल स्थिति में अध्यादेश लाया जा सके, ऐसी व्यवस्था हमें 1861 एक्ट के तहत मिला था। और ये अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक? 6 माह तक रहेगा। कितना टाइम तक? 6 माह तक रहेगा, ठीक है, ऐसा बताया गया उसमें। ओके, 6 माह तक। तो अध्यादेश लगाने का अधिकार 1861 एक्ट के तहत हमें मिला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने दिन के लिए? 6 महीना के लिए मिला था। ओके, और पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत भी किया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम ये भी केनिंग के द्वारा किया गया था 1861 में। और साथ ही विधान परिषद की स्थापना भी 3 जगह हुआ था, जैसे बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत में, ठीक है, और पंजाब में, ठीक है, विधान परिषद की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन वही है जो मैंने बताया था कि 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय के आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितनी होगी? तो 6 माह होगी। कितनी होगी? 6 सप्ताह नहीं, अभी कितना 6 सप्ताह है, मतलब संसद का अधिवेशन का 6 महीना और प्लस 6 सप्ताह, अधिवेशन स्टार्ट होने से 6 सप्ताह तक है, ठीक है। और लेकिन उस समय कितना था? 6 माह था, 6 माह था, ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्य, मतलब गैर सरकारी की संख्या बढ़ा दी गई, गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ाई गई। पहले तो विधान परिषद जो था गवर्नर जनरल का, उसमें भारतीयों का एंट्री कैसे हुआ? किस अधिनियम के तहत? 1861 के तहत। और फिर उसकी संख्या बढ़ाई गई, अगर बात करें तो उसका हो जाएगा 1892। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, ठीक है, तो 1892। और क्या हुआ था? विधान परिषद में पहले था न्यूनतम 6 सदस्य को रख सकते और अधिकतम 12 सदस्य को, ठीक है, लेकिन बाद में बढ़ने पर न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दिया गया, ठीक है। 1892 की अगर हम देखें, 1892 की अगर बात करें, ठीक है, 1892 की अगर बात करें, 1892 एक्ट के तहत बजट पर बहस करना, प्रश्न पूछ सकता था, परंतु पूरक नहीं, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन प्रश्न पूछ सकता था। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1892 में। बजट पर बहस, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आया, ठीक है, बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 में मिला था। 1892 में वही हमने बताया था कि संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट 1833, अब बजट पे बहस करना तो 1892, ठीक है। प्रश्न पूछ सकता था, मतलब पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकता था, ये 92। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1892, और प्रत्यक्ष पूछेगा तो 1919, जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो मतलब ये बोला विधान परिषद में एसोसिएशन संगठन बनाने का, पहले तो गैर सरकारी रूप में जोड़ा गया था ना, लेकिन संगठन बनाने का विधान परिषद में, ठीक है, सबसे पहले जोड़ा गया था 1909 के एक्ट के तहत में, जिसमें पहले भारतीय जो थे आपके स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। साथ ही इस एक्ट में बजट पे बहस करना, बजट पे मतदान करना, पहले 1892 में सिर्फ बहस करना था, ठीक है, लेकिन अब 9 में बजट के बहस करने के साथ साथ उस पर मतदान करने का भी अधिकार दिया गया। साथ ही जो अधिकार 92 में पूरा प्रश्न पूछने का नहीं था, उसे 1909 में प्रदान कर दिया गया, ठीक है। तो बजट पे बहस करना, बजट पे मतदान करना और पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार जो है आपका 9 में डाल दिया गया, ओके। और साथ ही इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया, ठीक है। पृथक निर्वाचन किसके लिए? तो मुस्लिम के लिए, मुस्लिम के लिए। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में कि सांप्रदायिक का किस एक्ट में बढ़ावा दिया गया था? तो 1909 में, या फिर पृथक निर्वाचन 1909 में, मुस्लिमों को अलग निर्वाचन 1909 में। इस तरह से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ देख लीजिए, 1909 में पीएम जो थे एच एक्विथ थे, एक्विथ बोलते हैं ना, एच एक्विथ, ठीक है। तो क्विथ थे 1909 में पीएम। और साथ में फिर देखते हैं अगर किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि, जब जैसे ही पृथक निर्वाचन दे रहा है, ठीक है, तो निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई, तो पहली बार यहीं से दिया गया था, 1909 से दिया गया था। पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी 1909 से दिया गया था, ठीक है। एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 1909। अब 1909 के बारे में कुछ लोगों ने क्या क्या बोला वो देखेंगे। तो हमारे RC मजूमदार महोदय हैं, वो बोलते हैं कि 1909 के सुधार जो है केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है। 1909 के जो सुधार है केवल चंद्रमा के चांदनी के समान है। ऐसा किसने बोला था 1909 के एक्ट के बारे में कि 1909 का सुधार चंद्रमा की चांदनी के समान है? RC मजूमदार। वहीं KM मुंशी की अगर बात करें तो इन्होंने 1909 इन्होंने बोला है कि इनके अनुसार भारत शासन अधिनियम 1909 ने भारत में उभरते लोकतंत्र का गला घोट दिया है, ठीक है। KM मुंशी ऐसा बोला है कि उभरते लोकतंत्र का गला घोट दिया है कौन? 1909 का एक्ट। और ऐसा किसने बोला? KM मुंशी, लोकतंत्र का गला घोट दिया है, ठीक। वही लॉर्ड मिंटो ने, ठीक है, भारत सचिव जो थे उस समय लॉर्ड मार्ले, उनको लिखा था, पत्र लिखा था और कहा था कि हम नाक के मुंह में दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, ठीक है। इस एक्ट के बारे में लॉर्ड मिंटो ने ऐसा बोला था, ठीक। और आगे हम देखेंगे महात्मा गांधी ने इस एक्ट को सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा गया था, ठीक है। भारत के लोकतंत्र को सर्वनाश करने वाला अधिनियम बताया था महात्मा गांधी ने इस एक्ट को, ठीक है। महात्मा गांधी ने सर्वनाश करने वाला भी बोल सकते हो, भारत के लोकतंत्र का सर्वनाश करने वाला अधिनियम महात्मा गांधी ने बताया था, ठीक। 1909 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ओके। आगे चलते हैं। आगे आपका है
भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाएगी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया। देखिए यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया कि द्विसदनीय कब बना। द्विसदनीय तो आपका ये 1919 में बना था। उस समय पीएम लॉर्ड जॉर्ज थे। 1919 में बना था। द्विसदनीय की बात करें, ठीक है, तो केंद्रीय विधानसभा और एक राज्य परिषद था। राज्य परिषद को उच्च सदन बोलते थे, वही केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन बोलते थे, ठीक है। राज्य परिषद में कुल 60 सदस्य थे, जिसकी कार्यकाल जो होती थी 5 साल के लिए होती थी। वही हम अगर बात करें, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा के, ठीक है, जो जिसको निम्न सदन बोलते हैं, इसमें टोटल 144 सदस्य थे, जिसके कार्यकाल 3 साल के थे। अब 144 सदस्य थे निम्न सदन में, जिसमें 104 निर्वाचित थे और 40 मनोनीत थे। उसी तरह उच्च सदन की बात करें तो 60 सदस्य थे, जिसमें 34 निर्वाचित थे और 26 मनोनीत थे। मतलब ये जो मनोनीत थे ये गवर्नर जनरल के द्वारा, किसके द्वारा? गवर्नर जनरल के द्वारा। ओके, किसके द्वारा? तो गवर्नर जनरल के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, जनरल के द्वारा। ओके, साथ ही इस एक्ट में हमें क्या क्या देखने को मिला, तो इस एक्ट में प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात आई, ठीक है, अप्रत्यक्ष 1892, प्रत्यक्ष 1919। केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। अब बजट की बात करें तो बजट पे सबसे पहले संपूर्ण देश के लिए एक बजट 1833 में था। फिर बजट पे बहस करने की शक्ति 92 में, और बजट पे बहस करने की शक्ति के साथ साथ मतदान करने की शक्ति 1909 में दिया गया, ठीक है। और अब केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग 1919 में किया गया। तो ये बजट का क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएससी आयोग की स्थापना 1926 में, इसकी सिफारिश पे तो ली आयोग जिसकी स्थापना 2021 में किया गया था, 1923 में किया गया था। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में किया गया था। इसी एक्ट के तहत वही महिला को मत देने का अधिकार दिया गया। इसी एक्ट के तहत भारत सचिव जो होते थे, ठीक है, भारत सचिव को महालेखा नियंत्रण परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया था। मतलब इन्हीं को अधिकृत किया गया था महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने के लिए, ठीक है। अब इसी एक्ट से प्रांतों में द्वैत शासन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। प्रांतों में द्वैत शासन 1919 एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बीबीआई है, ठीक है। ये क्वेश्चन बीबीआई है, ठीक है, 1919 वाला, ठीक है, जिसमें द्विसदनीय हमने देखा, ठीक है, लागू हुआ था 1921 में। पृथक निर्वाचन, इसमें पृथक निर्वाचन की बात करें तो सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन को दिया गया था, ठीक है। 1909 में मुस्लिम को दिया गया था और इसमें सिख को दिया गया, ईसाई को दिया गया, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन को दिया गया था। लागू 1921 में हुआ था। ये द्विसदनीय है, ये मैंने देख लिया। उसके बाद प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, केंद्रीय बजट राज्य बजट से अलग किया गया। यूपीएससी आयोग की स्थापना, लोक लेखा समिति की स्थापना, महिला को मत देने का अधिकार, भारत सचिव के द्वारा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, ये सब 1919 एक्ट के तहत। साथ ही प्रांतों में द्वैत शासन का व्यवस्था किया गया था, जिसमें प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित जितने भी रुपया से संबंधित मतलब क्षेत्र था वो सब गवर्नर जनरल अपने पास रखा, बाद बाकी हस्तांतरित कर दिया गया था भारतीयों के पास, ठीक है। तो जिसमें आरक्षित की अगर बात करें, आरक्षित की अगर बात करें तो क्या क्या था? गवर्नर जनरल राजस्व था, वित्त था, पुलिस था, न्याय था, जेल था, समाचार पत्र था, कारखाना था, बिजली था, सिंचाई था, ठीक है, ये सब आरक्षित था। वही हस्तांतरित की बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, आवाकारी, कृषि, मापतौल, पुस्तकालय, ये सब हस्तांतरित था, ठीक। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट, ये तो बता ही दिया 1919 में ही हुआ है, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, ठीक। आगे चलते हैं। आगे आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपका बिहार सीजीएल में पूछा गया था। सीजीएल 3 जो हुआ था, ठीक है, उसके मेंस में पूछा गया था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं, तो ये कितनी धाराएं, अगर इसकी बात करें हम, ठीक, तो 321 धाराएं, ठीक है, 321 धाराएं। वही भाग 14 है, अनुसूची 10 है। लागू ये हुआ था 1936 में, जुलाई 1936 में। इसका मुख्य उद्देश्य था प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको खत्म करके उसकी जगह प्रांतीय स्वायत्तता लाना, ठीक है, और उन साथ ही केंद्र में द्वैत शासन को स्टार्ट करना, ठीक है। केंद्र में द्वैत शासन अगर पूछेगा आपको, केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन की बात करें, ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन की बात करें तो 1935 और 1937 में संज्ञा न्यायालय का स्थापना इसी एक्ट के तहत हुआ। साथ ही यहाँ पे संघ प्रांत के विषय को 3 सूची में बांट दिया गया था। कितने सूची में बांट दिया गया था? 3 सूची में, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। जिसमें संघ सूची में 59 विषय थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। 54 विषय राज्य प्रांतीय में है और 36 संवर्ती में, 36 संवर्ती में। और साथ में इसमें पृथक निर्वाचन की बात इसमें भी किया गया था, 9 में मुस्लिम के लिए, ठीक है, 19 में आपका 19 में पृथक निर्वाचन की बात किया गया था ईसाई के लिए, सिख के लिए, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन के लिए, ठीक है। वहीं आपका 35 में बात किया गया दलित के लिए, महिला के लिए और मजदूर के लिए पृथक निर्वाचन किया गया। तो 3 बार पृथक निर्वाचन, 9, 19, 35, ठीक है। भारतीय परिषद समाप्त हो गया। भारतीय परिषद जो कि भारत सचिव की सहायता के लिए बनाया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए बनाया गया था 1858 में, ठीक है। आरबीआई की स्थापना किया गया था। कांग्रेस ने अस्वीकार किया, इस एक्ट को कांग्रेस ने अस्वीकार किया था 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। अखिल भारतीय परिषद इसी के तहत आता है। बर्मा को का स्थापना 1935 में हुआ था इसी एक्ट के तहत। आगे देखते हैं 1935 में के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी, तो ये दिया गया था गवर्नर जनरल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है, 8 में 18 में, ठीक है। आगे चलते हैं, अवशेष शक्तियां किसको दिया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा, तो गवर्नर जनरल को। वही राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो यही 1935 के अधिनियम से राष्ट्रपति जो अभी वर्तमान में हम लगाते हैं अध्यादेश, वो कहाँ से लिया गया, तो 1935 के अधिनियम से लिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के मेंस में। अब चलते हैं, इस अधिनियम की आलोचना, ठीक है, 3 लोगों ने किया है, ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का एक नया चार्टर या गुलामी का अधिकार पत्र बोला है, ठीक है, गुलामी का अधिकार पत्र बोला है, एवं एक ऐसी कार बताया जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ऐसा बोला है जवाहरलाल नेहरू ने। वही मदन मोहन मालवीय ने यह एक्ट बाह्य रूप से लोकतांत्रिक है परंतु अंदर से खोखला, इस एक्ट को खोखला बताया। वही मोहम्मद अली जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः रद्दी, मूल रूप से बुरा और अस्वीकृत बताया। अब कुछ नोट्स देख लेते हैं। 1935 में पीएम अगर बात करें तो लॉर्ड बिन था, ठीक है, 1935 एक्ट के समय। और एक्ट 1947 जो मैंने छोड़ दिया वो देख लेते हैं। एक्ट 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने थे, डोमिनियन स्टेट बने थे, ठीक है। सबसे पहले माउंटबेटन योजना आया था, ठीक है, इसी एक्ट के तहत 3 जून 1947, इसमें 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जून 1947 को आया था माउंटबेटन योजना। फिर 4 जुलाई को, अगले महीने 4 जुलाई को संसद में पेश किया गया इसको, ठीक, 4 जुलाई को। वही फिर 18 जुलाई 1947 को पास हो गया, ये माउंटबेटन योजना पास हो गया। और उसके बाद पास होने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 देश बना दिए गए। पाकिस्तान में जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान की अगर बात करें, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो इसमें पूर्वी बंगाल प्लस सिलहट ये 2 क्षेत्र को मिला के पूर्वी पाकिस्तान बनाया था, ठीक है। पूर्वी बंगाल और सिलहट को मिला के पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था, ये ईस्ट पाकिस्तान है, ओके। और 1873 एक्ट जो छूट गया था, ये भी देख लीजिए। 1873 एक्ट के तहत कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, और इसी
इसी एक्ट के तहत, ठीक है, भंग ये जो हुआ था 1 जनवरी 1884 में जाके हुआ था, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, बाद में मैं इसी तरह कुछ नए नए क्वेश्चंस लाते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।